अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उसका पहला फ़ेज़ कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। इस फ़ेज़ के मुकम्मल होने के बाद ईरान के ऊपर जो तेल ख़रीदने की या तेल बेचने की जो पाबंदियाँ थी उनको अगस्त 2026 तक जो है उसके अंदर नरमी पैदा कर दी गई है। अमेरिका की जानिब से ईरान को तेल बेचने की जहाँ पे इजाज़त दी गई और बहुत से ममालिक इस अमन मुज़ाकरात को जहाँ पे एप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ममालिक जो हैं इस फ़ैसले की तारीफ़ कर रहे हैं और इसमें तोसी की बात कर रहे हैं। वहीं पे इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो कि इस वक्त तन्हाई का शिकार है। अगर इसराइल का लोकल या सोशल मीडिया देखा जाए तो उसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए इसका सबसे ज़्यादा रोना जो है वो इसराइली सोशल मीडिया और उनके लोकल मीडिया के अंदर किया जा रहा है। वहाँ पे ये बातें की जा रही हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए इससे इसराइल को तन्हा छोड़ दिया गया है और इसी तमाम सिनेरियो के बाद तुर्की, अरब और इसराइल के ही कुछ मीडिया हाउसेज़ या लोकल मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें भी की जा रही हैं कि इसराइल इस वक्त कोई ऐसी प्लानिंग चाह रहा है और करने जा रहा है जिससे अमेरिका को दोबारा जंग के ऊपर आमादा किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में बातें की जा रही हैं। ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या इसराइल की जानिब से पहले भी कभी किया गया? क्या इसराइल के ऊपर सिर्फ इल्ज़ामात हैं या ये पहले भी ऐसे वाक़यात जो सरज़द कर चुका है? आज तारीख़ के झरोकों से इस बात को जो एविडेंस के तौर के ऊपर साबित किया जाएगा कि किस तरह इसराइल अपने मुफादात के लिए फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहा और उसके इन ऑपरेशन की वजह से वो अपने करीबी जो दोस्त ममालिक हैं उनकी पीठ में भी छुरा खोपता रहा। जी हाँ, हम बात करेंगे 1954 की। ये 1954 जब मिस्र और बरतानिया के दरमियान एक महाजराई जारी थी और बरतानिया के जो नौ आबादियाती कब्ज़े थे उसके ख़ात्मे का दौर था। इसी दौर के अंदर मिस्र के एक बड़ा ज़ोन जिसके अंदर 80,000 से ज़ायद बरतानवी फ़ौजी मौजूद थे और इसी तरह की सूरत हाल जिस तरह ईरान और अमेरिका की अब मौजूदा सूरत हाल है ये तब भी थी। और उस सूरत हाल के अंदर इसराइल को ये लग रहा था कि इन मुज़ाकरात के ज़रिए जो मिस्र और बरतानिया के दरमियान हो रहे हैं और उसमें बरतानिया ये बात जो है वो मानने के लिए तैयार भी हो गया कि मिस्र के अंदर जो 80,000 से ज़ायद फ़ौजी हैं इनका इनखला करके इनको वापस ले जाया जाएगा और मिस्र की हुकूमत जो है वो मिस्रियों के हवाले सौंप दी जाएगी। लेकिन इस दौरान एक बड़ा फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो था वो तैयार किया इसराइल की जानिब से। ये प्लान क्या था? इस प्लान के बारे में आपको बताएं तो इस प्लान को जो ऑफिशियली नाम दिया गया था वो लवान अफेयर्स थे और इस अफेयर्स के अंदर ये प्लान इसराइल की जानिब से, इसराइल की खुफिया एजेंसी की जानिब से किया गया कि मिस्र के अंदर जो इसराइली मौजूद हैं उनकी मदद से मिस्र के अंदर जो अमरीकी या बरतानवी जो तनसीबात हैं जिसमें उनके थिएटर्स थे, उनकी लाइब्रेरीज़ थी या दीगर जो दफातर थे, सरकारी दफातर, उनको टारगेट किया जाए। इसराइल ने मिस्र के अंदर जो अपने इसराइली शहरी थे उनकी मदद से एक टीम तैयार की और उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ब्लास्ट किए। ब्लास्ट करने के बाद ये तमाम मलबा जो था वो मिस्र पे डाला जाना था ताकि मिस्र को इस बात के ऊपर जो पूरी दुनिया को इस बात के ऊपर आमादा किया जाए कि मिस्र जो है वो ये हुकूमत संभालने के काबिल नहीं है, क्योंकि अगर बरतानी फ़ौज वहाँ से हटती थी तो इसराइल को यह ख़दशा लाक था कि ये जो बफर ज़ोन बरतानवी फ़ौज ने यहाँ पे कायम किया है इसके हटने से इसराइल को टारगेट किया जा सकता है। तो उसकी वजह से इसराइल ने यह प्लान तैयार किया और ये प्लान चाक आउट कैसे हुआ, ये प्लान बेनकाब कैसे हुआ। 1954 में ही एक इसराइली एजेंट जो कि अपनी जेब में बम लेकर एक थिएटर के अंदर जा रहा था, जो बरतानवी हुकूमत का थिएटर था, उसके अंदर जा रहा था कि वक्त से पहले उससे ये बम फट गया। ज़ख्मी हालत में इस एजेंट को गिरफ़्तार किया गया और मिस्री हुकूमत ने ये तमाम जो नेटवर्क था इसको बेनकाब किया। इसमें इसराइल पहले तो इन लोगों को जो है वो इसकी डिनाइल दे रहा था कि ये लोग उसके नहीं हैं और ये इंडिविजुअली अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो कर रहे हैं। लेकिन 2005 में इसराइल की जानिब से इन तमाम जो बाकी एजेंट बच गए थे उनके एजाज़ में
एक तकरीब रखी गई और इस तकरीब में उनको मुख्तलिफ मेडल्स और जो इनामात और करामात जो हैं उनसे नवाजा गया था। इस बारे में आपको बताएं कि ये लवान अफेयर जो हैं बाद में क्योंकि इसकी तस्दीक हुई और ये साबित हुआ कि ये अमेरिका के बरतानिया के ख़िलाफ़ जो है वो एक साजिश इसराइल ने की थी ताकि बरतानवी फ़ौज वहाँ पे कायम रह सके। इसी तरह का एक और बड़ा मंसूबा जो था वो 1967 में अमेरिका के ख़िलाफ़ तैयार किया गया था। 1967 में जब इसराइल और अमेरिका की जंग चल रही थी अरब ममालिक के साथ, तब भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि अमरीकी बहरी बेड़े जो थे, अमरीकी जहाज़ जो थे, वो खलीज ममालिक के जो समंदर हैं, उनके पानी हैं, वहाँ पे मौजूद थे और इसराइल को ये चाहता था कि अमरीकी फ़ौज यहाँ पे कायम रहे, लेकिन अमरीकी फ़ौज तब भी 1967 में भी वहाँ से बैकफुट पे आ रही थी। तो इस दौरान इसराइल की जानिब से एक बड़ा मंसूबा सामने आया जिसमें उन्होंने अमरीकी जहाज़ USS लिबर्टी जिसका नाम था, इसके ऊपर जो है वो शदीद तरीन बमबारी की। उनकी इसराइल की फ़ज़ाइया की जानिब से, इसराइली बोट्स की जानिब से उसके ऊपर इतना ज़ोरदार हमला किया गया कि उसके 31 जो नेवल फ़ौजी थे उनकी इस वाक़े में मौत हुई और 170 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। USS लिबर्टी की जानिब से फ़ौरी तौर पे ये मुकम्मल तौर पे जहाज़ डूबा नहीं था, लेकिन इसके ऊपर जो अमला था उसने मदद के लिए करीबी जो बहरी बेड़े थे जब उसको इत्तला दी, तो उसके बाद इसराइली फ़ौज ने अमरीकी बहरी बेड़े के ऊपर जो जहाज़ था उसके ऊपर बमबारी रोकी और ये कहा गया कि ये गलतफहमी का शिकार है। लेकिन 1967 में जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ तो उसमें दस्तावेज़ाती जो सबूत मौजूद हैं कि इस बहरी जहाज़ जिसके ऊपर इसराइल की जानिब से हमला किया गया था उसमें जो अमरीकी फ़्लैग था वो भी उस शिप के ऊपर मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने उसके ऊपर शदीद बमबारी की और ये इल्ज़ाम भी जो है वो लगाना चाह रहे थे कि जो अरब ममालिक हैं उनकी जानिब से इस अमरीकी जहाज़ को तबाह किया गया है और तमाम अमले को ये डुबोना चाहते थे। लेकिन उसकी जानिब से, अमले की जानिब से फ़ौरी तौर पे जो कार्रवाई करते हुए मदद के लिए दीगर जो बहरी बेड़े थे अमरीकी खलीज फ़ारस के अंदर मौजूद थे उनको इत्तला दी गई। तो उसके बाद ये हमला रुका और इसराइल की जानिब से बाकायदा इसके ऊपर माफ़ी मांगी गई। तब भी हुकूमत जो थी वो अमेरिका के अंदर ऐसे लोगों की थी जो इसराइल के ज़ेरे असर थे और ये जो है वो उनकी जो माफ़ी थी उसको एक्सेप्ट किया गया। इसराइल की जानिब से उस बहरी जहाज़ के ऊपर जितना नुकसान हुआ उसके पैसे भरे गए, जो वहाँ पे लोग मारे गए थे, ज़ख्मी हुए थे, उनको मुआवजा दिया गया और अमेरिका ने भी ये माफ़ी तस्लीम कर ली। ये दो वो वाक़यात हैं जो तारीख़ के ज़रोक़ों में दस्तावेज़ाती सबूत के साथ मौजूद हैं कि इसराइल ऐसे फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहा है और अब भी सूरत हाल यही तुर्की का मीडिया, अरब मीडिया इसके ऊपर ख़ुसूसी तौर पे बात कर रहा है कि इस अमन मुआहदे के बाद सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सूरत हाल जो ख़राब है वो इसराइल में नेतन्याहू की है, क्योंकि नेतन्याहू को मालूम है कि ये जंग अगर तवील ना गई तो एक तरफ उसकी हुकूमत जा सकती है, दूसरी तरफ उसको जेल भी भेजा जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी ऐसे इल्ज़ामात मौजूद हैं कि उसकी जानिब से इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, इसराइली टैक्स पेयर के पैसे को नुकसान पहुँचाया गया, इसराइली जो अवाम है उसको मुख्तलिफ़ जंगों में जो है वो झोंका गया। तो ये तमाम सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त इसराइल की जानिब से कोई बड़ा फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसकी तैयारी की जा सकती है, ऐसा कहना है तुर्की के मीडिया का, अरब मीडिया का और सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर काफ़ी बात की जा रही है कि इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि ये मुज़ाकरात, ये अमन डील जो है वो कायम रहे और इसको सबोताज करने के लिए, इसको नुकसान पहुंचाने के लिए इसराइल बड़ा फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है, जिसके बाद अमेरिका दोबारा से ईरान के ऊपर जो है वो बमबारी या जंग बंदी जो है उसको ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस सूरत हाल को अब किस तरह काउंटर किया जाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसराइल का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो उसमें ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हैं ये तारीख़ के हिस्सों में, तारीख़ के पन्नों में आज भी दर्ज हैं, जिसमें ये बताया गया कि इसराइल ने अपने मफादात के लिए अपने दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपा और
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए ताकि वो ममालिक जिसमें बरतानिया और अमेरिका है वो इन जंगों में इसराइल का साथ देता रहे और इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने की जानिब अपने जो उनके एक मज़मूम मकासद हैं उसको कामयाब कर सके। बहुत शुक्रिया।